हेलो एवरीवन, सोशोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सोशल प्रोसेस इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। सामाजिक प्रक्रिया एकीकरण क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे एकीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और इसके स्वरूप कौन कौन से हैं। एकीकरण समाज के अंदर क्या योगदान है, इन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो हम एकीकरण के मीनिंग के बारे में जानते हैं। देखिए, समाज के अंदर जब व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, तो उसमें दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। या तो वो सहयोगात्मक प्रक्रिया होगी या असहयोगात्मक प्रक्रिया होगी। सहयोगात्मक प्रक्रियाओं का मतलब ये होगा कि आपस में एकीकरण हो सकता है, सात्मीकरण हो सकता है, आपस में उन सहयोग कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है असहयोगात्मक या असंगठनात्मक प्रक्रियाएं भी हों, जैसे उन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा या संघर्ष शुरू हो सकता है, उनमें प्रतिद्वंदता या फिर प्रतियोगिता शुरू हो सकती है। तो जो एकीकरण है ये समाज शास्त्र के अंतर्गत संगठनात्मक और सहयोगी प्रक्रिया है। इससे समाज में संगठन और एकता स्थापित होती है और सात्मीकरण पैदा होता है। बहुत सारे विद्वानों ने एकीकरण और सात्मीकरण का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है और ज़्यादातर ने इसको समान अर्थों में लिया है। एकीकरण का तात्पर्य जिन्होंने अलग अर्थों में प्रयोग किया, एकीकरण का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक हो जाएं, जिनमें पहले मनमुटाव था या नहीं था या दूरियां थी, अब वो दूरियां नज़दीकियां में बदल गई और वो एक हो गई, तो इसको एकीकरण कहा जाता है। और सात्मीकरण का मतलब होगा कि समानता स्थापित होना। एकीकरण में दोनों जो समूह है उन दोनों का अलग अलग अस्तित्व बना रहता है, जबकि सात्मीकरण में क्या होता है, एक समूह दूसरे समूह की विशेषताओं को अपना लेता है। इसका मतलब ये होगा भी उसमें समानता स्थापित होगी। तो एकीकरण एकजुटता का प्रतीक है और सात्मीकरण समानता का प्रतीक है। तो एकीकरण का तात्पर्य होगा, यहाँ पर हम एकीकरण के बारे में जानेंगे। एकीकरण का तात्पर्य होगा दो व्यक्तियों के बीच में एकता स्थापित होना। मतलब एक व्यक्ति दो व्यक्ति या दो समूह के बीच में एकता स्थापित होना, जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह के व्यवहार को, उनकी संस्कृति को, भाषा को, रहन सहन को, खान पान को, उनके विचारों को आदि को अपना लेता है, तो वो एकीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। एकीकरण का मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में पहले, एकीकरण एक संगठनात्मक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों, समूहों आदि के विचार, संस्कृति, व्यवहार आदि आपस में घुल मिल जाते हैं। इसका मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर समूह जब आपस में घुल मिल जाए, उनके विचार, व्यवहार आदि आपस में घुल मिल जाए, तो वो एकीकरण कहलाता है। एकीकरण का मतलब एक हो जाना। किनका? दो समूहों का, दो व्यक्तियों का। सामाजिक संरचना और प्रकारों के सुचारू रूप से संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण है एकीकरण, क्योंकि एकीकरण यदि नहीं होगा तो सामाजिक संरचना वो सही तरह से नहीं बन पाएगी, समाज के जो अंग है वो सही तरह से अपने कार्य नहीं कर पाएंगे और समाज की व्यवस्था सही तरह से बनी नहीं रह पाएगी। तो एकीकरण सामाजिक संरचना, प्रकारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है। सामाजिक एकीकरण की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने वालों में दुर्खीम का नाम सर्वोपरि है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन सिद्धांत और आत्महत्या के सिद्धांत में अपने एकीकरण सिद्धांत पर विचार किया था। तो क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जाए, श्रम विभाजन सिद्धांत किसका है या आत्महत्या का सिद्धांत किसका है, तो ये सिद्धांत इमाइल दुर्खीम के हैं। एकीकरण का अर्थ और परिभाषाएं। एकीकरण का तात्पर्य समग्र इकाइयों का संयुक्त होना या मिलना है। समग्र इकाइयाँ, इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारी इकाइयाँ हैं, दो या दो से अधिक इकाइयाँ हैं, यदि वो इकाइयाँ आपस में मिल जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, एकीकरण कहेंगे। अर्थात जब कई इकाइयाँ आपस में मिलकर संपूर्णता का निर्माण करती है तो उसे एकीकरण कहा जाता है। इसका तात्पर्य होगा जब दो या दो से अधिक इकाइयाँ आपस में मिलकर संपूर्णता का मतलब एक पूर्ण हो जाए, संपूर्ण हो जाए, आपस में मिल जाए, तो उसी को हम एकीकरण कहेंगे। एकीकरण समाज में विभिन्न समूहों के बीच प्रथाओं, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों के क्षेत्र में संगठन की स्थिति पैदा करता है। अब संगठन का, इसका मतलब एकीकरण कौन सी प्रक्रिया है, संगठनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि दो या दो से अधिक समूह है वो संगठित हो जाते हैं, उनमें एकता स्थापित हो जाती है। जैसे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग धर्मों में इसी प्रकार का एकीकरण का रूप देखने को मिलता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जो धर्मों के लोग हैं वो सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो वो एकीकरण का रूप है। एकीकरण को अलग अलग विद्वानों ने निम्न तरीके से भी परिभाषित भी किया है। डॉक्टर शर्मा क्या कहते हैं, सात्मीकरण का मतलब एकीकरण तब होता है जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में बिल्कुल घुल मिल जाती है,
जैसे इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर है, ये आपस में मिक्सअप, काफ़ी मिक्सअप इन दोनों में हुआ है। दोनों ने एक दूसरे के व्यवहार संस्कृति को स्वीकारा है, तो इसका मतलब ये एकीकरण कहलाएगा। तो डॉक्टर शर्मा क्या कहते हैं कि एकीकरण का मतलब होगा एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में घुल मिल जाना, वो एकीकरण कहलाएगा। वहीं गिलिन व गिलिन क्या मानते हैं कि एकीकरण का तात्पर्य समरूपता नहीं है वरना संगठन है। समरूपता का मतलब समानता, ये मानते हैं भी एकीकरण का मतलब समानता नहीं है, क्योंकि दो व्यक्ति समान तो हो सकते हैं, दो समूह समान हो सकते हैं, जैसे धार्मिक समूह हो गए, परंतु वो यदि संगठन में है, वो साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो एकीकरण तभी कहलाएगा। तो गिलिन और गिलिन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि एकीकरण का तात्पर्य समरूपता नहीं वरना वर्ण संगठन है। अकबर्न और निमकोफ क्या कहते हैं? सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समय असमान रहे व्यक्ति या समूह समान हो जाते हैं। इसका मतलब पहले जो व्यक्ति या समूह अलग अलग थे वो अब वो एक हो गए हैं, अर्थात अपने स्वार्थ, एक किस कारण से हुए? अपने स्वार्थ के कारण, अपने हितों की पूर्ति के कारण, या दृष्टिकोण के मामले में उनके बीच में एकरूपता पनप जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वो सात्मीकरण या एकीकरण कहलाएगा। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि एकीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि समाज के अंदर घटित होती है, समाज के लोगों के बीच में घटित होती है, जिसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच की दूरी कम होती है तथा इसके साथ ही उनके लक्ष्यों, क्रियाओं, मनोवृत्तियों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं की बढ़ती हुई एकता देखने को मिलती है। इसका मतलब उनके लक्ष्य भी समान हो जाते हैं, उनमें एकता देखने को मिलती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए की जाने की वाली क्रियाओं में एकता देखने को मिलती है, उनकी मनोवृत्ति और मानसिक जो प्रक्रिया है उनमें भी एकता देखने को मिलती है। तो एकीकरण का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों और समूहों के बीच में जब आपस में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे को संस्कृति, रहन सहन, खान पान, विचारों आदि को स्वीकार कर लेते हैं, तो वही एकीकरण कहलाता है। इसके पश्चात एकीकरण का मतलब आप एकता से भी लगा सकते हैं, भी एकता स्थापित हो जाना। जैसे भारत में विभिन्न धर्मों के या विभिन्न जातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, तो ये एकीकरण है, ये एक संगठन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन या एकीकरण की विशेषताएं क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो एकीकरण की विशेषताओं में नंबर पहला ये है कि एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। द्विपक्षीय का तात्पर्य कि इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं और उन दोनों पक्षों में आपस में एकता स्थापित होते हैं। ये दो पक्ष दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो जाति के लोग हो सकते हैं, दो जातियाँ हो सकती हैं, दो समूह हो सकते हैं। तो उन दो एकीकरण है, ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें दोनों समूहों के बीच में एकता या संगठन पैदा होता है। संगठनात्मक प्रक्रिया, एकीकरण एक सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित सहयोगी या संगठनात्मक प्रक्रिया है। ये समाज के अंदर संगठन या एकता पैदा करती है और समाज के विकास में योगदान देती है। गतिशीलता पर आधारित, एकीकरण की एक विशेषता यह है कि गतिशीलता या निरंतरता पर आधारित है। जिन समूहों में, जिन व्यक्तियों के अंदर आपस में एकीकरण हुआ है, उनमें निरंतरता रहती है। निरंतरता का मतलब उसमें संपर्क निरंतर रहेगा। यदि उनके बीच में संपर्क नहीं हुआ या बहुत समय तक उनमें आपस में कोई कांटेक्ट या संपर्क नहीं हुआ, तो फिर एकीकरण नहीं रहेगा। इसका मतलब एकीकरण है ये गतिशीलता पर आधारित है, निरंतर संपर्क पर आधारित है। खुले या मुक्त समाज की विशेषता, एकीकरण की विशेषता एक ये भी है कि एकीकरण है वो खुले या मुक्त समाज में अधिक पाया जाता है। बंद समाज में, जहाँ पर एक समूह, एक व्यक्ति दूसरे समूह या दूसरे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता, संकीर्णता की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ पर एकीकरण संभव नहीं हो पाता। जैसे परंपरागत यदि भारतीय समाज की हम बात करें तो जातीय आधार पर बहुत बंधन थे। जैसे जो शूद्र थे या फिर जो ब्राह्मण थे, उन दोनों का यदि हम एग्जाम्पल लें तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा बंधन थे, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, मुक्त समाज था, दोनों एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन दोनों में एकीकरण या आपसी एकता स्थापित नहीं हुई थी। परंतु अब इसमें बहुत ज़्यादा हद तक इसमें खुलापन आया है, तो जो जो खुलापन आया है तो इन दोनों के अंदर आपसी एकता भी स्थापित या एकीकरण भी होना शुरू हुआ है। तो एकीकरण है वो उसी समाज में होगा जो खुला समाज होगा, जो समाज एक दूसरे को खुले हृदय से स्वीकार करेगा। प्रत्यक्ष प्रक्रिया, एकीकरण एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिन दो के बीच में एकीकरण हुआ है वो एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से सामने होने चाहिए। जैसे दो दोस्त, दो व्यक्तियों के बीच में एकीकरण कब होगा? जब वो आपस में एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष मौजूद होंगे। या फिर जो दो समूह हैं उन्हें, उनमें भी एकीकरण तभी होगा जब वो आपस में एक दूसरे के सम्मुख होंगे। मतलब ये एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। शारीरिक समीपता या संपर्क पर आधारित,
एकीकरण है ये शारीरिक समीपता या संपर्क पर आधारित प्रक्रिया है। शारीरिक समीपता का मतलब ये होता है प्रत्यक्ष रूप में मौजूद होना, आमने सामने में मौजूद होना। जैसे दो देश, जैसे भारत और अमेरिका का यदि हम एग्जाम्पल लें तो भारत और अमेरिका के बीच में एकीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो शारीरिक रूप समीप नहीं है। दूसरे यातायात और संचार के माध्यमों से संबंध मधुर हो सकते हैं, परंतु एकीकरण नहीं हो सकता। एकीकरण के लिए शारीरिक समीपता या प्रत्यक्ष संपर्क होना जरूरी है। जैसे भारत के पाकिस्तान हुआ, नेपाल, चाइना या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों की हम बात करें तो ये भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से समीप है, तो इनमें एकीकरण की संभावना अधिक है। इसके पश्चात हम आगे जानते हैं फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो पहला हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उस एकीकरण के स्वरूप में 4 प्रकार के स्वरूप बताए गए हैं। सामाजिक प्रकार्यात्मक एकीकरण, सांस्कृतिक मूल्यात्मक एकीकरण, सामाजिक मनोवैज्ञानिक एकीकरण और दबंधात्मक भौतिकवादी एकीकरण। सामाजिक प्रकार्यात्मक एकीकरण, प्रकार्यात्मक का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। जैसे आर्थिक आवश्यकताएं होगी, शारीरिक आवश्यकताएं होगी, जैविकीय आवश्यकताएं होगी, मूल्यात्मक आवश्यकताएं होगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से करता है, और वो जो संस्थाएं हैं वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर होती है, इसी कारण उनमें एकता स्थापित होती है। जैसे धर्म है तो ये परिवार पर भी निर्भर है, परिवार है ये नातेदारी पर निर्भर है, नातेदारी भी धर्म पर निर्भर है। तो इन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भरता या एकीकरण बढ़ता है, तो ये सामाजिक प्रकार्यात्मक एकीकरण कहलाता है। सांस्कृतिक मूल्यात्मक एकीकरण, सांस्कृतिक, प्रत्येक समाज और समूह की अपनी एक संस्कृति होती है। संस्कृति भी एकीकरण में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि जो संस्कृति है, समान वेशभूषा, समान पहनावा, समान खान पान, समान रीति रिवाज, परंपराओं आदि समूह के लोगों में एकीकरण जो पाया जाता है वो शीघ्र एकीकरण होगा, और उसमें एकीकरण की संभावनाएं भी ज़्यादा होगी। और ये जो संस्कृति है ये एकीकरण में जो सहयोग करती है, इसी को सांस्कृतिक मूल्यात्मक एकीकरण कहा जाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक एकीकरण, सामाजिक मनोवैज्ञानिक एकीकरण, इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति की बहुत सारी, मनुष्य की अनेक जैविकीय, आर्थिक, सामाजिक आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वो विभिन्न उप संस्थाओं के माध्यम से करता है, जैसे परिवार, गोत्र, नातेदार, धर्म आदि उप व्यवस्थाएं होगी। यदि व्यक्ति इन उप व्यवस्थाओं से, परिवार से, धर्म से, जाति से संतुष्ट है, सेटिस्फाई है उनके प्रकारों से, तो फिर समाज के अंदर संगठन होगा, एकीकरण होगा। परंतु यदि वो संगठित इनसे संतुष्ट नहीं है, जैसे परिवार से संतुष्ट नहीं है, तो परिवार का विरोध करना शुरू कर देगा। विरोध करना शुरू करेगा तो परिवार में विघटन पैदा हो जाएगा। जब तो यहाँ पर संगठन की बजाय फिर क्या होगा, विघटन पैदा होगा। एकीकरण की बजाय संघर्ष पैदा हो जाएगा। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक एकीकरण का तात्पर्य यह है कि जिसमें व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट है। यदि संतुष्ट है तो एकीकरण होगा। दबंधात्मक भौतिकवादी एकीकरण, दबंधात्मक भौतिकवादी जो एकीकरण है इसका प्रयोग मार्क्सवादियों ने किया है। मार्क्सवादी मानते हैं कि समाज में 2 तरह के वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। आधुनिक समाज की बात करें, परंपरागत समाजों में उन्होंने अलग अलग, जैसे उन्होंने दास समाज में दास और जो स्वामी उनका वर्णन किया था। प्राचीन समाज में भी उन्होंने अलग अलग 2 वर्ग बताए थे, परंतु आधुनिक पूंजीवादी समाज में इन्होंने पूंजीपति और श्रमिक वर्ग 2 वर्गों की बात की। तो वो ये कहते हैं कि दोनों वर्गों के हित अलग अलग हैं। अलग अलग हित होने के कारण समान हित वाले लोगों में एकता पैदा होती है, एकीकरण पैदा होता है। जैसे श्रमिक है तो उनका हित समान है, बेसिक नीड्स पूरी करना, रोटी कपड़ा और मकान आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो वो सभी इन आवश्यकताओं की पूर्ति यदि नहीं हो पाती है या इन की पूर्ति के मार्ग में कोई बाधा आती है तो वो एक साथ मिलकर संघर्ष करते हैं पूंजीपतियों के विरुद्ध। तो सभी श्रमिकों में समान हित होने के कारण एकता स्थापित हो जाती है। तो और फिर इनमें दबंधव चलता है, संघर्ष चलता है अपने हितों के कारण पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में। और मार्क्स ने कहा था जब पूंजीपति वर्गों को श्रमिक वर्ग उखाड़ देगा और वहाँ पर समाजवाद की स्थापना हो जाएगी या फिर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा, तो भी एकीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये दबंधात्मक भौतिकवादी एकीकरण का वर्णन मार्क्सवादियों ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। फेवरिंग कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेशन, जो एकीकरण है इसकी जो बढ़ाने वाली एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं या अनुकूलन अवस्थाएं कौन कौन सी है।
ऐसी कौन कौन सी अवस्था है जिससे एकीकरण संभव हो पाता है या एकीकरण को बढ़ावा देती है, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पर। पहला है सहनशीलता, टॉलरेंस। सहनशीलता, एकीकरण की सफलता के लिए एकीकरण उसी कंडीशन में होगा जब दोनों जो वर्ग है, जो दोनों पक्ष हैं, उनमें सहनशीलता होगी। यदि एक दूसरे के विचारों से, भावनाओं के प्रति सहनशील नहीं होंगे, वो उग्र होंगे, तो उनमें एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। जैसे अमेरिका के अंदर जो श्वेत लोग हैं, उन्होंने काले जो लोग हैं या फिर जो निग्रो लोग हैं, उन लोगों के प्रति उनके मन में द्वेष या घृणा की भावना है। तो जब द्वेष या घृणा की भावना, नफरत की भावना जब उन दोनों समूह के अंदर है, आपसी सहनशीलता नहीं है, तो वहाँ पर फिर एकीकरण नहीं हो पाएगा। इसी तरह से दो धर्म, जैसे हिंदू और मुस्लिम धर्म है, यदि उन धर्मों में एक दूसरे के व्यवहार के प्रति, एक दूसरे के जो धार्मिक क्रियाक्रम है उनके प्रति यदि आस्था नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो इनका फिर एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। तो किसी भी समूह में एकीकरण के लिए आपसी सहनशीलता का होना अति आवश्यक है। समीपता व सामाजिक दूरी, सोशल कॉन्टैक्ट, समीपता होनी जरूरी है। समीपता का मतलब जिन दो समूहों में, दो व्यक्तियों में समीपता होगी, नज़दीकी होगी, जो जितने अधिक संपर्क में होंगे एक दूसरे के, उनमें जो एकीकरण की संभावनाएं अधिक होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, अभी भारत और नेपाल के बीच में एकीकरण की जो संभावना है, वो भारत और अमेरिका के बीच में एकीकरण की संभावना से कहीं अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के समीप हैं। तो जिन दो व्यक्तियों में, जिन दो समूहों में जितना अधिक समीपता होगी और जितना ही अधिक उनमें सामाजिक संपर्क होगा, उसमें एकीकरण की संभावना उतनी अधिक होगी। समान उद्देश्य, यदि उद्देश्य समान होंगे, जिन दो समूहों के, जिन दो व्यक्तियों के यदि उद्देश्य समान होंगे, तो उनके एकीकरण भी अधिक होगा। जैसे मान लीजिए कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं, अभी ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए स्टूडेंट्स ने थोड़ी मांग उठाई थी यूनिवर्सिटी के सामने, तो उसमें क्या हुआ था, सभी स्टूडेंट्स लगभग एक हो गए थे, उनमें एकीकरण हो गया था। उसका कारण क्या था? उनका उद्देश्य एक था। एक उद्देश्य क्या था? भी ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन करवाना, ऑफलाइन की बजाय। तो इसमें क्या था कि समान उद्देश्य के कारण उन सभी में आपस में एकता स्थापित हो गई। इसी तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर यदि हम देखते हैं तो सभी किसान एकत्रित एक साथ क्यों हुए? क्योंकि उनके उद्देश्य समान थे। तो यदि समान उद्देश्य होंगे तो एकीकरण की संभावनाएं अधिक होगी। समान संस्कृति, यदि संस्कृति समान है, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, व्यवहार, आचार व्यवहार, रीति रिवाजें, प्रथाएं, परंपराएं यदि समान है, तो उन लोगों में एकीकरण की संभावना अधिक होगी, क्योंकि वो जल्दी एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे और उनमें आपसी सहनशीलता भी अधिक होगी। समान समस्याएं, यदि लोगों की समस्याएं समान है, एक समान समस्याएं हैं, तो उनमें एकीकरण अधिक होगा और जल्दी होगा। जैसे श्रमिक वर्ग है तो उनकी समस्याएं समान है श्रमिकों की, क्योंकि सभी रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड्स है, उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनमें एकीकरण जल्दी होगा और तीव्र गति से होगा। दूसरी तरफ पूंजीपति है, जिनका उद्देश्य क्या? अधिक से अधिक शोषण करके अधिक से अधिक लाभ कमाना, जैसे मार्क्सवादियों ने कहा था। तो वो उनमें एकीकरण होगा, पूंजीपतियों में अलग समूह बनकर एकीकरण होगा, क्योंकि उन सभी के हित समान है, उनकी समस्याएं समान है। तो समस्याएं समान है तो उनमें एकीकरण की संभावनाएं अधिक होगी। समान भाषा, जिन लोगों में, जिन समूहों में लैंग्वेज जिनकी एक है, भाषा जिनकी एक है, उनमें एकीकरण की संभावना अधिक होती है। यदि जैसे भारतीय हैं, तो भारतीय जो इंग्लिश चाइनीज लोग हैं, उनके साथ एकीकरण में समस्या आएगी, क्योंकि भारत के अंदर बहुत कम लोग चाइनीज भाषा जानते हैं। इसी तरह से यदि भारतीय लोग हैं, वो दूसरे अंग्रेजी बोलने वाले राष्ट्र है, उनके साथ एकीकरण उनका शीघ्र हो पाएगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज लगभग समान है, वो एक दूसरे की भाषाओं को ज़्यादातर लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं। तो भाषा जिनकी समान नहीं होगी, उनमें एकीकरण नहीं हो पाएगा, एकीकरण में काफ़ी समस्याएं आएगी। प्रतिकूल अवस्थाओं में असमान भाषा लिख सकते हैं, समस्याएं अलग अलग होना लिख सकते हैं, असमान संस्कृति लिख सकते हैं। जब प्रतिकूल अवस्थाएं करेंगे तो इन सबको उल्टा कर सकते हैं आप। यातायात व संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात और संचार के साधन ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं एकीकरण में, क्योंकि एकीकरण के लिए सामाजिक समीपता और सामाजिक संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो यातायात के साधनों से आपसी दूरियां कम हुई है, मतलब एक दूसरे के समीप आए हैं। जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग फॉरेन में डेली अप डाउन भी करते हैं, तो वो अप डाउन किस आधार पर करें? यातायात के विकसित साधनों के कारण संभव हो पाया है। संचार के साधनों का मतलब आज हम यहाँ बैठे कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी आसानी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
तो इससे संपर्क स्थापित करेंगे, तो इस संचार के माध्यम से संपर्क स्थापित करेंगे तो सामाजिक जो संपर्क है उसमें निरंतरता आएगी। तो यातायात और संचार के साधनों के कारण आपसी जो समीपता है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, और सामाजिक संपर्क है वो भी उसमें भी निरंतरता आई है, जिससे एकीकरण में बढ़ावा हुआ है। अधिक सुविधाएं, यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को अधिक सुविधाएं दे दे तो भी एकीकरण की संभावनाएं अधिक होती है। जैसे मान लीजिए दो भाई है, उनमें झगड़ा चल रहा है, और एक भाई यदि थोड़ा सहनशील हो, नरम स्वभाव का, और दूसरे भाई को वो कहे मनाए भी आप इस तरह से न करें, मिलजुल कर चलेंगे और मैं आपको इस तरह से आर्थिक मदद दे सकता हूँ या कोई अन्य दूसरी सहायता आपको मैं दे सकता हूँ, तो उसमें एकीकरण की संभावनाएं ज़्यादा होगी। भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने अंदर मिलाने के लिए या एक होने के लिए जब अधिक सुविधाएं दे तो भी एकीकरण हो सकता है। गुणों या व्यवहार की स्वीकृति, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या गुणों को स्वीकार कर ले और दूसरा भी पहले व्यक्ति के गुणों और व्यवहार को स्वीकार कर ले तो उनमें एकीकरण की संभावना अधिक होती है, उनमें एकीकरण अधिक होगा। तो एकीकरण का तात्पर्य ये है कि दूसरे व्यक्ति को समझकर, दूसरे समूह को समझकर आपस में एक दूसरे के व्यवहारों को यदि स्वीकार कर लें, एक दूसरे को गुणों को स्वीकार कर लें, तो उनमें जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। अंतर्विवाह, अंतर्विवाह एकीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनुकूल अवस्था है। अंतर्विवाह का तात्पर्य भी अपनी जाति या अपने समूह से बाहर दूसरी जाति या दूसरे समूह में विवाह करना। जैसे मान लीजिए अंतर्विवाह है, तो उसमें उच्च जाति के किसी लड़के ने निम्न जाति के किसी लड़के या लड़की से आपस में शादी कर ली, तो उनमें सामाजिक एकीकरण अधिक होगा। अधिक क्यों होगा? क्योंकि जिन दो समूहों में आपस में शादी हुई है और समाज यदि उसको स्वीकार कर लेता है तो उनके आपस में सामाजिक संबंध बन जाएंगे। सामाजिक संबंध बनेंगे तो उनमें एकीकरण स्थापित हो जाएगा, जो कि समाज में संगठन पैदा करेगा। तो अंतर्विवाह है वो सामाजिक एकीकरण की महत्वपूर्ण अनुकूल अवस्था है। अब इसके पश्चात अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बारे में कौन कौन सी बाधाएं हैं उनके बारे में, या कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें एकीकरण संभव नहीं हो पाता। तो अनुकूलन अवस्थाएं हैं उसका हम उल्टा कर देते हैं। जैसे अभी हमने एक पॉइंट किया था अंतर्विवाह, उसको यदि हम अंतर्विवाह करते हैं तो एकीकरण होगा, और यदि अंतर्विवाह नहीं करते हैं, अपनी कास्ट के अंदर ही आप शादी करते हैं, तो दूसरी जो कास्ट है उनके साथ अपना एकीकरण नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से उन पॉइंट्स का यदि आप उल्टा लिख देते हैं सभी का, उनका दूसरी हिसाब से उनकी यदि आप एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तो वो इसके प्रतिकूल अवस्थाएं हो जाएगी। तो हम यहाँ पर करते हैं पृथकता या अलगाव। जब दो समूह है, दोनों में आपस में किसी तरह का कोई लगाव नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की रुचियाँ अलग हैं, दोनों का रहन सहन खान पान हर तरह की चीज़ें हैं वो अलग है, और वो आपस में एक दूसरे दूर दूर रहते हैं, संपर्क में भी उनमें निरंतरता नहीं है, समीपता भी नहीं है, तो उन समूह में एकीकरण है वो संभव नहीं हो पाएगा। एकीकरण में बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें आएगी। श्रेष्ठता की भावना, एक समूह अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे समूह को निम्न समझकर उसे नफरत करता है, तो उनमें भी एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। जैसे हमने प्राचीन समाज का एग्जाम्पल लिया था ब्राह्मण और शूद्र का, तो वहाँ पर ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और दूसरों से उस समय नफरत या घृणा या द्वेष की भावना से जब देखा जाता था, तो उन दोनों में एकीकरण संभव नहीं हो पाया। बिल्कुल उसी तरह से यदि अमेरिका और अफ्रीका की हम बात करें, तो वहाँ पर जो श्वेत लोग हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, और जो काले लोग हैं उनसे वो नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो उनमें भी आपस में एकीकरण नहीं हो पाता। तो श्रेष्ठता की भावना है वो भी एकीकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, प्रतिकूल अवस्था है। सांस्कृतिक विभिन्नता, दो भिन्न भिन्न संस्कृति वाले समूहों या व्यक्तियों में भी एकीकरण में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका रहन सहन, परंपराएं, रीति रिवाजें आदि सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग है, तो उनमें भी आपस में एकीकरण संभव नहीं हो पाता। जिद्दी या फिर घमंड, यदि दोनों पक्ष जिद कर बैठे या दोनों में से कोई एक पक्ष अड़ जाए तो भी एकीकरण नहीं हो पाता। जैसे किसान आंदोलन में किसान और सरकार दोनों पक्ष है वो अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, जिद्दी किए हुए हैं, तो उनमें एकीकरण नहीं हो पा रहा है। तो एकीकरण के लिए दोनों पक्षों का आपस में झुकना या दोनों पक्षों का आपस में एक दूसरे को सहन करना अति आवश्यक है। जिद्दी या घमंड यदि किसी भी पक्ष में है या दोनों पक्षों में है तो उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा। जैसे परिवार में भी दो सदस्य है, दो भाई है, उनमें आपस में यदि किसी बात को लेकर जिद्दी हो जाए तो फिर उनका आपस में एकीकरण नहीं हो पाता। शारीरिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता भी एकीकरण के मार्ग में एक बाधा है, प्रतिकूल अवस्था है, क्योंकि शारीरिक विभिन्नता का तात्पर्य यह है कि कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं।
जो शक्तिशाली लोग हैं वो यदि कमज़ोर लोगों को अपनी ताकत के बल पर उनको प्रताड़ित करने लग जाए, उनको दुखी करने लग जाए, फिर भी उनमें एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पक्ष है वो दहशत में रहेगा और दूसरा पक्ष है वो उनका शोषण करेगा। तो इस तरह से शारीरिक विभिन्नता है वो भी एकीकरण के मार्ग में बाधा है। इसके अलावा यदि दोनों पक्ष बराबर हैं, शारीरिक दृष्टि से दोनों तंदुरुस्त हैं, एक जैसे हैं, तो उनमें एकीकरण की संभावना अधिक होगी। पूर्वाग्रह, यदि किसी के बारे में पहले से कोई गलत धारणा बना रखी है तो उसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। गलत या अच्छी किसी भी तरह की बिना उसको देखे पहचाने यदि हमने धारणा बना ली तो उसको पूर्वाग्रह कहा जाएगा। तो पूर्वाग्रह एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बात है। यदि किसी के बारे में एक व्यक्ति या समूह ने दूसरे व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से गलत धारणा बना ली है तो फिर उनमें एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। जैसे हिंदू यदि ये सोचने लगे पहले से ही बिना जाने समझे कि सब मुस्लिम है वो सही नहीं है, और मुस्लिम ये सोचेंगे कि हिंदू सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्वाग्रह हो गया। और दोनों ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे तो दोनों एक दूसरे से नफरत करेंगे, आपस में प्रेम या सहयोग नहीं हो पाएगा और उसमें एकीकरण भी संभव नहीं हो पाएगा। तो एकीकरण के लिए के मार्ग में पूर्वाग्रह वो एक बहुत बड़ी बाधा है। यातायात व संचार के साधनों का अभाव, यातायात और संचार के साधन है वो यदि विकसित नहीं है और साधनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो एकीकरण के मार्ग में बाधा आएगी। जैसे यातायात के साधन यदि नहीं है तो शारीरिक रूप से मतलब उनका आपस में संपर्क है, संचार के साधन भी यदि विकसित नहीं है तो उनको न तो वो शारीरिक रूप से समीप हो सकते हैं, न ही वो एक दूसरे से निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। जबकि एकीकरण के लिए शारीरिक रूप से समीप होना और निरंतर सामाजिक संपर्क बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो यातायात और संचार के साधनों के अभाव में भी एकीकरण संभव नहीं हो पाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेल्फ असेसमेंट सेशन। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, एकीकरण क्या है या एकीकरण किसे कहते हैं या सातवीकरण किसे कहते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। इसके पश्चात एकीकरण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो आप किसी भी तरह की 2 विशेषताएं एकीकरण की आप यहाँ पर बता सकते हैं। एकीकरण की किन्हीं 3 अनुकूलन की विशेषताएं बताइए। ऐसी कौन सी दशाएं हैं जो एकीकरण को बढ़ावा देती है, उनकी विशेषताएं आप यहाँ पर बता सकते हैं। एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को विस्तारपूर्वक वर्णन करें। 16 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है एकीकरण किसे कहते हैं, एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को विस्तार से समझाइए। अगला क्वेश्चन, एकीकरण से आप क्या समझते हैं, एकीकरण की अनुकूल व प्रतिकूल अवस्थाओं को समझाइए। दोनों ही पूछा जा सकता है 16 नंबर के क्वेश्चन में या ऐसे टाइप क्वेश्चन में, तो आपको इसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना है। इसके पश्चात इस जो लेक्चर का PDF आप ऊपर दिए गए लिंक से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें भी इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन में किसी तरह के आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।